दिल से निकलेगी बात तो दूर तलक जाएगी। किसी को हंसाएगी, किसी को रुलाएगी। जिंदगी कुछ नहीं किस्सों की रवानी है। यकीन मानो दोस्तों, मेरी और आपकी कहानी है। बात या फिर कोई करामात, सियासत या फिर अदावत, दिल से निकलेगी, लबों से फिसलेगी, आप तक पहुंचेगी। मन की बात मनु राव के साथ। नमस्कार, उदयपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मन की बात मनु राव के साथ। वल्लभ नगर, इसका नाम जहन में आते ही राजनीति पहले आती है। सियासत के सारे ही घोड़े यहाँ पर फेल लगते हैं। शह और मात, भाई भतीजा, परिवार, यहाँ पर सारे ही रिश्ते राजनीति के सामने गौण हैं। और जब पार्टी ही अपने किसी खास आदमी को, जो दिन रात यहाँ पर मेहनत करता है, उसे टिकट ना दे तो फिर वह बागी बन जाता है। और बागावत भी ऐसी कि सारी सिंपैथी उसके प्रति चुनाव से पहले दिखने लगती है। आज ऐसी ही सिंपैथी वाले उदयलाल जी डांगी हमारे साथ हैं, जो पिछली बार भाजपा से चुनाव लड़े और तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन 3 साल तक इन्होंने जो मेहनत की यहाँ पर, उसके बाद में पंचायत समिति सदस्य हो, प्रधान हो, वह भारतीय जनता पार्टी के लेके आए, वल्लभ नगर प्रभारी रहते हुए। और ऐसा लग रहा था कि इनको टिकट मिलेगा, लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी ने इनका टिकट काट दिया। और फिर क्या हुआ, रालोपा में आए, रालोपा से चुनाव लड़ रहे हैं। वल्लभ नगर में 9 उम्मीदवार हैं। हम सबसे पहले इनसे बात करेंगे और जानेंगे। उदयलाल जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आपके राजनीतिक जीवन के बारे में बताइए। नमस्कार। राजनीति की शुरुआत मेरी ज़िंदगी में 2020 से हुई है। मेरी ज़िंदगी में उठक पटक रही है, पर जब से मैं राजनीति में आया हूँ 20 से, तो मेरी पत्नी सरपंच बनी। उसके बाद एक बार बीच में रिज़र्व सीट थी तो सरपंच दूसरे बने। उसके बाद भी रेगुलर 2 बार वापस बनी। तो मेरी पत्नी 3 बार सरपंच रही है, तो मुझे काफ़ी नॉलेज पंचायती राज का भी है। मैं पंचायत समिति सदस्य भी रहा हूँ और एक वोट से मैं प्रधान नहीं बन पाया, तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी मैंने काम किया है। जब से राजनीति में आया हूँ तो मैंने कहीं सोचा है कि भाई मैं कुछ न कुछ करूँ, मैं वल्लभ नगर के लिए कुछ करूं। तो या तो सौभाग्य रहा है कि मेरे योगनी, मैं किसी को क्या दोस्त दूं, मगर जब मैं पंचायती राज का जो चुनाव सीआर का लड़ा, उस टाइम पे भी मैं माननीय रणधीर सिंह जी के साथ था। उस टाइम कटारा साहब का और गीता जी का एक अलग ही, यहाँ गीता जी गुलाब जी भाई साहब के साथ थे। उस टाइम भी मेरे साथ चोट हुई थी, तो मुझे मेरी पत्नी को जो टिकट दे रहे थे पंचायती राज का, तो उसमें गीता जी ने विरोध करके टिकट कटवा दिया। तो फिर मुझे एक ट्राइबल जो हमारे रावत समाज जहाँ ज़्यादा रहते हैं, कुतवास दावड़िया करके, मुझे चुनाव लड़ाया गया। तो वहाँ का अच्छा आशीर्वाद रहा, मुझे 500 वोट से वहाँ से विजय मिली। तो वहीं से मेरी एक राजनीति की शुरुआत पार्टी संबंधित हो गई थी। उस टाइम से मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ। 2013 की बात करें तो रणधीर सिंह जी बागी हुए थे और थम्बो वोटों से यहाँ से जीते थे। भारतीय जनता पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई थी, आप उनके साथ थे। क्या अनुभव रहे आपके उनके साथ? जब 2013 में माननीय रणधीर सिंह जी का जो टिकट कटा था, उस टाइम में पंचायत समिति भिंडर का नेता प्रतिपक्ष था और हम सब एक अच्छे परिवार की तरह रहते थे। टिकट कट गया और टिकट भी एन वक्त पे ऐसी जगह दिया गया जैसे कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, वो एक तरह से निर्दलीय के रूप में हो गए थे। उसमें मैं भी था। तो हम सब ने अच्छी मेहनत करके उनको जिताया। जिताने के बाद अच्छा लगा। और जब वापस उसके बाद मोदी जी का चुनाव आया और मोदी जी का चुनाव आया, तो उस टाइम में महाराष्ट्र का विचार मोदी जी के प्रति नहीं था। तो ऐसी कोर कमेटी की कोई मीटिंग थी जिसमें चर्चाएं थी। मैं, मेरे कुछ साथी भी थे उस टाइम।
तो हमने उनका विरोध किया जिस तरह से वो काम करवाना चाह रहे थे। तो भाई ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे। तो उस टाइम से हमारा थोड़ा अलग हो गया। फिर माननीय सीपी साहब जो सांसद हैं, उनको मैं उससे पहले नहीं जानता था। तो श्रीचंद जी कृपलानी जी, दलीप चंद जी डांगी और पार्टी के कदावर नेता रात को घर आए और मुझे कहा कि भाई हमारे पास 49 बूथ ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का बूथ पे बैठने वाला कोई एजेंट नहीं है और चुनाव सुबह हो रहा है। तो मैंने कहा भाई ये तो आप महाराज साहब से बात करो, भाई उनको भी साथ ले लो, तो ये सब बढ़िया हो जाएगा। तो उन्होंने कहा देखो विषय एक दिन का है, इतना हम कर नहीं सकते। तो उस टाइम मुझे जो जिम्मा दिया फिर उन्होंने 49 बूथ का, तो मैं कार्यकर्ताओं से मिलाया, कार्यकर्ताओं को बुलाया, तो सबने कहा भाई ये 49 बूथ अपन को। तो उस समय आप मोदी जी की वजह से जनता सेना से भाजपा में आ गए, ये कह सकते हैं? मतलब वही मोदी जी को देखते हुए तो 49 जो बूथ थे वो 49 ही बूथ पे जहाँ एजेंट नहीं मिल रहे थे, वो 49 ही बूथ एक नंबर पे आ गए। ये उस टाइम मैंने मोदी जी के लिए काम किया। बस यही है 13 का। तो उसके बाद पार्टी ने 2018 का चुनाव आए, तो 2018 में पार्टी ने मुझे एक उम्मीदवार के रूप में, तो जब मुझे उम्मीदवार बनाया 2018 में भी ये सुना है कि सिर्फ 7 या 8 दिन पहले आपको कहा गया, क्या कहना चाहेंगे? लास्ट टाइम पे फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट थी उसी टाइम टिकट मिला और सुबह फॉर्म भरा। उसके बाद इतना टाइम मिल नहीं पाया, मगर कार्यकर्ता वल्लभ नगर के जो थे उनकी अच्छी मेहनत रही, जनता ने अच्छा आशीर्वाद दिया। तो उस टाइम मुझे तीसरे नंबर पर रहा। ये सच है कि मेरे को करीब 15-16 हज़ार वोटों से, एवरेज 11.5 हज़ार वोट से मैं हारा। पर जब टिकट दिया, मगर उस टाइम की स्थिति भी देखिए मेरे साथ अजीब ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी का मैं उम्मीदवार था, मगर भारतीय जनता पार्टी के न तो कोई जिला अध्यक्ष जी, न कोई जिले की कार्यकारिणी या मेरा सपोर्ट करने आई। प्रदेश में देखें तो महिला मोर्चा उपाध्यक्ष दीपेंद्र जी, वो भारतीय जनता पार्टी के थे और उनके घर से ही निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी लोग जो कार्यकर्ता थे या पदाधिकारी वो उनके साथ थे। तो उस टाइम पे भी मेरे साथ गेम तो हुआ ही था भाई। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, अगर उस टाइम पे भी अगर वो सच्चे लगन से लग जाते तो कोई हारना, कोई बड़ी ज़्यादा हार नहीं थी। मैंने जिस तरीके से मेहनत करी, मुझे पूरा विश्वास था कि ये चुनाव जीतेंगे, मगर हार तो हो ही गई है। उसमें भी उन्होंने गेम तो किया ही है, ये सच्चाई है। उसके बाद हारने के बाद कोई बात नहीं, मैं पार्टी के बड़े जो पदाधिकारी हैं उनसे मेरा तालमेल कम रहा, क्योंकि मैं लगातार फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैं पिछले 3 साल में उदयपुर जाने का रास्ता तक भूल गया। सुबह उठा फील्ड में, मैंने एक वल्लभ नगर विधानसभा को एक अपना परिवार और मेरे लिए बिजनेस भी मानो, तो यही था कि मैं किसी न किसी से मिलूं। तो पिछले 3 सालों में बहुत मेहनत की और आज भारतीय जनता पार्टी को उस जगह से एक जीताऊ की जगह ले गए। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज 2013 से लेके जो भी चुनाव हुआ है, तीसरे नंबर पर रही। आप मोदी जी की वजह से यहाँ पर जुड़े थे, लेकिन यहाँ मोदी फैक्टर तो काम नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे? देखो मोदी जी बहुत ही अच्छे हैं, मगर मोदी जी को जिस तरह से वल्लभ नगर और में लगे हुए हैं, वो ये नेता मोदी जी के जो रूपरेखा है उस पर काम नहीं कर रहे हैं। ये अलग ही विचारधारा के हैं। अगर ये इसी तरह से काम करते रहें तो एक न एक दिन मोदी जी तक को भी नुकसान ये पहुंचाएंगे। जिस तरह से वल्लभ नगर में एक इन्होंने अलग ही प्लान कर रखा है। मुझे चुनाव के लिए जो तैयारी करनी थी, इस वक्त जिस तैयारी के लिए मुझे कहा गया और अचानक टिकट काट देना, मैं इन सबसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल में मेरा गुनाह क्या है। अगर एक जना भी उसके लिए साबित कर दे कि ये तेरा गुनाह, सिर्फ प्रधान बना देना, 7 में से 5 जिला परिषद सदस्य जिता देना, 3 में से 2 प्रधान बिठा देना पूर्ण बहुमत के साथ, यही मेरा एक गुनाह है।
सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है इन्हों के अंदर कहीं ना कहीं कोई चाल है। लोग परिवर्तन चाह रहे थे और परिवर्तन में हर इंसान जो जुड़ा हुआ, काश्तकार, एक किसान, वो मुझसे जब भी मिलता था तो यही कहते थे कि यार भाई हम इतने सालों से वोट देते आ रहे, मगर हर 5 साल के लिए एक परिवार से ही हमारे यहाँ एमएलए रहे हैं। सक्तावत साहब थे, गुलाब सिंह जी, उसके बाद गजेंद्र सिंह जी भी रहे, उनके बाद रणदीप सिंह जी भी साथ रहे, अपोजिट में भी रहे यूँ। तो ऐसे करके लोग परिवर्तन चाह रहे थे कि भाई एक जिस तरह से, और मुझे भी था और लोगों को भी था कि आप भारतीय जनता पार्टी में हो और मोदी जी एक परिवार वंशवाद के खिलाफ है, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि यार कि ऐसा जनता भी चाह रही है और मोदी जी क्या है। मगर एंड वक्त पर इन जिन्होंने भी जो गेम किया उसको भगवान देखेगा। 3 साल जो आपको मिले हैं, पंचायत समिति की बात करें तो वो क्या अनुभव रहा, किस तरह से आप लोगों के अंदर गए और किस तरह से अपनी तरफ खींचा, मतलब पार्टी की तरफ खींचा, थोड़ा बताइए आप। देखो, जब से पार्टी के जो प्रधान बनाए, सबसे पहले तो मैंने भ्रष्टाचार को लेके बढ़ा। मेरे साथ जो टीम थी जो काम करी, प्रधान के साथ उप प्रधान, जो भी, मैं आज भी वादे के साथ कह सकता हूँ 1 रुपये का भी कोई दोनों प्रधान पे कोई दाग लगा दे तो मैं उन दोनों प्रधान को भी, प्रधान कुराबड़ कृष्णा जी, प्रधान भाई देवीलाल जी वल्लभ नगर, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैंने जो सचिव गवर्नमेंट के हैं, कर्मचारी हैं, जिनको भी एक बार बैठा के मीटिंग करी कि भाई हमारे जनप्रतिनिधियों को कहीं से कहीं लोभ देने की कोशिश मत करना। अगर आपने हमारे प्रधान को कहीं से कहीं लोभ देने की करी तो आप अपनी विधानसभा कहीं और देख लीजिए। तो ये जिस तरह से मैं बातें करी और सच्चाई भी है, तो लोगों में एक गया कि ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ करेगा। मैं राजनीति में कुछ कमाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये कि मैंने जो मैंने कमाया है वो चाहे मेरा सारा इस वल्लभ नगर विधानसभा में अगर ख़त्म भी करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। पर मैं हमें एक बदलाव चाह रहा हूँ जिससे विकास हो सके। मेरे पिताजी सब वोट देते आए थे और हमने कभी हक नहीं मांगा, हमारा परिवार, किसी समाज ने। पर अब ये सोचा था कि जिस तरह से 70 साल से जो वोट दिए, मगर इन राजनेताओं ने कभी वल्लभ नगर विधानसभा के लिए एक रोज़गार के बारे में नहीं सोचा। आज अगर इस उदयपुर संभाग में कोई अगर बेरोज़गार के मामले में कोई विधानसभा है तो वो एक वल्लभ नगर विधानसभा है। करीब यूँ मान लो 100% कोई काश्तकार है तो वल्लभ नगर में। मगर इन्होंने झूठे वादे किए, कभी भाई इस बार मैं जीतूंगा तो ये करूंगा, वो मैं जीतूंगा तो ये करूंगा, पर हमें हमेशा कार्यकर्ताओं को और इस जनता को ठगा है। भारतीय जनता पार्टी में उपचुनाव की घोषणा के बाद जो थे वो 9 नाम सबसे पहले सामने आए, फिर 5 प्रमुख हो गए। उसमें सबसे पहला नाम उदयलाल डांगी का होता है और 5वां नाम हिम्मत सिंह झाला का होता है, लेकिन टिकट 5वें नंबर के आदमी को मिल जाता है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 4 उम्मीदवार जो थे वो एक हो गए, कैसे, क्या कहेंगे? देखो, टिकट मांगना सबका हक है, पर जब इन्होंने 4-5 जनों ने कहा था कि भाई हम एक हैं, हम में से किसी को भी टिकट दे दो, हम एक हैं, तो मेरी उनसे भी बात हुई। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, आप 4-5 कह रहे हो, एक हो, मुझे भी साथ ले लो, और आप में से किसी को भी टिकट मिल जाता है तो मैं आपके साथ हूँ। उस वक्त तक हिम्मत सिंह जी का नाम नहीं था, कहीं से कहीं तक नाम नहीं था। मगर पिछले 3-4 महीने से जिस तरह से कोरोना काल में मैं राहत सामग्री दे रहा था, उस टाइम मैंने गाड़ी की हरी झंडी दिखाने के लिए सांसद अर्जुन जी मीणा, सांसद सीपी साहब और जिला अध्यक्ष जी प्रमोद जी साहब, इन सबको मैंने इनवाइट किया और हरी झंडी दिखा के राशन सामग्री रवाना की। तो उस टाइम पे उन्होंने भी कोई सामग्री वितरण की होगी। तो उस टाइम के बाद जब फील्ड में मुझे कहीं से कहीं सुनने मिला कि भाई यार ये सहयोग कर रहे दानदाता, तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई, दानदाता है, चलेंगे। तो कार्यकर्ताओं का कुछ संदेश आया कि भाई ये हमारे यहाँ से हमारे कार्यकर्ताओं के नंबर ले जा रहे हैं, तो भाई साहब हमें कोई डाउट हो रहा है, ये समाज सेवा के नाम से आ रहे हैं, मगर ये कहीं न कहीं हम कार्यकर्ताओं को नंबर ले जाके वापस फ़ोन भी हमारे अंडरग्राउंड राजनीति संबंधित आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इस पर विचार करना होगा।
तो मैंने इस संबंध में हमारे जो यहाँ सांसद हैं माननीय सीपी साहब, उनसे मैंने बात करी। तो मैंने कहा भाई साहब, मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई, तो उन्होंने मुझे कहा कि उदयलाल जी, आप ऐसा कोई माइंड मत कीजिए। मैं सीपी जोशी कसम नहीं खाता हूँ, पर कसम खाकर कह रहा हूँ कि हिम्मत सिंह झाला कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। तो मैंने कहा भाई साहब ठीक है, आप कह रहे हो, पर ये जनता जिस तरीके से कह रही है, जो मैंने आप तक संदेश पहुंचा दिया है, तो जब एक इतना बड़ा लीडर, प्रदेश उपाध्यक्ष और यहाँ के सांसद कहते हैं, तो मुझे तो विश्वास था कि एक सांसद साहब ने कहा है, तो मैं तो इसी भरोसे चल रहा था। पर ऐन वक्त पे जब टिकट काटा गया, तो उससे पहले भी मैंने काटने से पहले तो मुझे जिस तरह से संकेत थे, तो मैंने माननीय गुलाब जी कटारिया साहब से बात की कि भाई साहब 2 दिन बचे हैं, तो मुझे अगर चुनाव लड़ना है तो मेरा एक मुहूर्त 8 की जगह 7 तारीख का आ रहा है, तो मैं फॉर्म भरूं, तो आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा भाई उदयलाल जी, आप फॉर्म भर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर जिसका सिंबल आएगा उसका फॉर्म रहेगा, बाकी विड्रॉ हो जाएगा। तो जिस तरह से उनकी एक लैंग्वेज आई, तो मुझे कहीं थोड़ा डाउट लगा। तो मैंने अपने सारे मंडल अध्यक्षों को बुलाया, बात करी। मैंने कहा भाई चुनाव का क्या करें? तो उन्होंने कहा भाई आपका टिकट फाइनल है, हम सब ने लिख के दिया है। तो डाउट तो कहीं नहीं लग रहा है कि हमारे पर्यवेक्षक आए थे, अलका जी गुजर, वासुदेव देवरानी जी, तो रूपीज़ रिसोर्ट के अंदर जिस तरह से हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष है भंवर सिंह जी पवार, तो उन्होंने वो वहाँ का जिम्मा मुझे दिया कि होटल में व्यवस्था करो, ये करो, कराओ। तो मुझे लगा भाई कोई न कोई संकेत देने की इनकी ये है। तो वहाँ जो कार्यकर्ता आए थे, जो पदाधिकारी है एक तरह से संगठन में, 108 लोगों की लिस्ट थी। वो लिस्ट में से 108 में से 103 एक तरफा उदयलाल के लिए लिखते हैं, और 5 जने जो लिखा है, मुझे उनका भी पता किसने लिखा, क्यों वहाँ क्या हुआ कि आप ही की तरह इंटरव्यू लेने आए थे। तो वो उस रूम में मुझे जाने को मौका मिला, तो वो डायरी कहीं गिर गई उनकी, तो मैं ऊपर रख रहा था, तो उस डायरी पे मेरी नज़र पड़ गई, तो मैंने उसका फ़ोटो लिया। तो मुझे पता किसने मेरे लिए क्या लिखा। कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब अभी भी कभी आप फील्ड में जाइए, किसी भी कार्यकर्ता को, पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष रहा हो, उनको भी पूछना, ये सच्चाई है। तो आप क्या मतलब आपका क्या मानना है कि पर्यवेक्षकों की जो यहाँ पर आके जो बूथ लोगों से सबसे बात की और राय ली, वो सिर्फ फौरी कार्रवाई थी या क्या था? अब ये इससे तो यही लग रहा है, जिस तरीके से इन्होंने पर्यवेक्षक आए और ये काम किया, उससे तो यही लग रहा है। और मेरे टिकट कटने के बाद, नहीं कटने से पहले भी मैंने सीपी साहब और प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज जी होटल रुद्रास में मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ मंडल अध्यक्ष गए थे, तो उनको कहा भाई कल आपको एक मीटिंग रखनी है। तो उन्होंने कहा भाई कल तो हम फॉर्म भरवा रहे हैं उदयलाल जी का, तो हम कल मीटिंग नहीं रख सकते। तो उन्होंने कहा भाई यार कल किस बात पे रख रहे हैं, आपका टिकट तो अभी हुआ नहीं। तो मुझे वहाँ बुलाया गया कि आप आइए। कि मैंने कहा बताइए सर, कि आप कल फॉर्म भरने की कर रहे हैं। मैंने कहा सर, अगर मुझे आप उम्मीदवार समझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि चुनाव मुझे लड़ना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा मौका मुझे ही दो, ताकि एक मैं पिछला चुनाव लड़ चुका हूँ और चुनाव हारा हूँ, तो एक उम्मीदवार अगर मैं हूँ तो मुझे थोड़ा मौका मिलेगा, तो एक मैं मुहूर्त से फार्म भर दूँ। अगर सिंबल आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। और मैं संख्या भी बहुत ज़्यादा लोग आना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई हमें आगे से आदेश नहीं है, अभी हम नहीं कह सकते। तो सारे मंडल अध्यक्ष, महामंत्री वहाँ अड़ गए कि भाई आप क्यों नहीं फॉर्म भरवाना चाह रहे हो। तो उन्होंने फिर प्रदेश अध्यक्ष से बात की, सतीश जी से, फिर वापस अंदर आए। अंदर आके कहा कि भाई फॉर्म आप भर दो, आपका मुहूर्त है तो फॉर्म भर दो, पर फॉर्म 2 लगेंगे, दोनों भर दो। तो मैंने सोचा मुझे दोनों भरने, फिर मैंने कहा 2 कैसे भरने, एक आपका भर दो और एक हिम्मत सिंह जी का भरवाओ। तो मैंने कहा ये कहाँ से क्या हो गया भाई, उससे पहले तो कोई नामो निशान ही नहीं था। 4 दिन के अंदर ये गेम होना, एक कोई न कहीं सक तो जाता ही है। तो मैंने फिर भी कहा एक काम करो,
उनको भी आप फ़ोन भर दो, उनको बोल दो हम दोनों भर देते हैं, और जिसका जो सिंबल आएगा वो चुनाव लड़ लेगा, नहीं आएगा खारिज हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमने तैयारी कर दी, कार्यकर्ताओं ने सब जगह मैसेज कर दिए, गाड़ियाँ घोड़े सब व्यवस्था हो गई। फिर अचानक रात को 12 बजे के करीब फ़ोन आता है प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज जी का कि भाई साहब कल फार्म नहीं भरना है, परसों भरना है। तो मैंने कहा साहब कल मुहूर्त है और व्यवस्था कर दी, कार्यकर्ता सारे लग गए हैं और रात इतनी हो गई है कि देखो आप फॉर्म कल मत भरो, परसों भरेंगे, और फिर आप अगर भरते हो तो संगठन कोई निर्णय भी ले सकता है आपके विपरीत। तो जिस तरीके से उनकी बात थी, तो मैंने कहा यार भाई प्रदेश से बड़े लोग आ जाएंगे ना, 8 तारीख को भरेंगे तो वह चलो संदेश अच्छा जाएगा। तो मैंने को कहा आप लिख के वापस डाल दो कि भाई कल नहीं भरेंगे। तो जैसे ही मैंने कार्यकर्ताओं को फ़ोन किया रात को, भाई इस तरह से फ़ोन आया, क्या करना चाहिए, राय ली। उन्होंने कहा भाई साहब अगर ऐसा लग रहा है और अपन ने मेहनत भी की है तो टिकट तो अपना हो ही रहा है, अपन कल की जगह परसों भर देते हैं। रात को 11 बजे लिख के व्हाट्सअप किया सब ग्रुप में, और 1:15 बजे उन्होंने टिकट दूसरे की घोषणा कर दी। ये सच्चाई है। और टिकट भी दिया, कोई बात नहीं, देना चाहिए, मैं उस काबिल नहीं समझा, कोई बात नहीं, मेरी मेहनत थी पर मुझे नहीं समझा। मगर जिस को भी टिकट दिया उनको ये भी पता नहीं कि बूथ क्या होता है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ वो दिल्ली रहते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट दिया हो तो वो जाने। मैं चुनाव लड़ा हूँ, उनका वाजमिया गांव है। जब मैं चुनाव लड़ा 2018 का, तो उस बूथ पे 404 वोट माननीय महाराज साहब को मिले, 297 वोट कांग्रेस को मिले, 13 वोट अन्य को मिले, 11 वोट नोटों को मिले, और मुझे 7 वोट का आशीर्वाद मिला उस बूथ से। तो मैं कहता हूँ कि जिनको टिकट दिया उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया कि नहीं किया, उनका परिवार भी तो वहाँ है। क्या उनका परिवार 7 वोट का ही तो नहीं हो सकता? ये सच है, ये आप चाहिए तो नेट पे आप देख लेना। 2013 की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई, पंचायत और पालिका चुनावों में उसका नामो निशान नहीं रहा। पार्टी जनता सेना से या निर्दलीय जो उम्मीदवार थे उनके एक आदमी को तोड़ती है, भारतीय जनता पार्टी में लाती है। वो आदमी इतनी मेहनत करके उस पार्टी को लेवल तक पहुंचाता है और एन वक्त पे टिकट कट जाता है। टिकट कटने के पीछे क्या कारण, और क्या कहना चाहेंगे उस समय के क्षण को जो आपको महसूस हुआ? देखो, टिकट तो जब 2013 में कटा था माननीय महाराज साहब का, उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं लोगों में संदेश गए था कि ये टिकट बिक गया। तो उस टाइम संदेश तो गया ही था। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब मुझे 2013 में 18 में जो टिकट दिया, मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैंने कहीं 1 रुपया भी नहीं दिया, क्योंकि मैं फील्ड में वर्क कर रहा था। मगर इस वक्त या तो हमारे यहाँ के नेता हैं और हमारे जो यहाँ के चुनाव लड़ रहे हैं हिम्मत सिंह जी, उनका दिल्ली का आना जाना हवाई जहाज़ से रहता है, तो काफ़ी नेताओं का भी हवाई जहाज़ में आना जाना परिचय हो गया है। उस परिचय की वजह से ही ये टिकट दिया गया है। बाकी ऐसा कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ढूंढती है, कोई इस बार कार्यकर्ता को नहीं दिया है, एक बिजनेसमैन को टिकट दिया गया है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वल्लभनगर की जनता कह रही है कि ये टिकट में कहीं ना कहीं ये गड़बड़ हुई है। वल्लभनगर की अगर बात करें या मेवाड़ की सियासत की बात करें, तो यहाँ भाजपा के जो भाई साहब हैं उन्हीं की चलती है, और जो सांसद जी हैं उन्होंने कुछ किया। क्या कहना चाहेंगे दोनों के बारे में, क्योंकि आप तो दोनों के बहुत करीबी थे, क्योंकि वल्लभनगर में चुनाव में पार्टी को वापस खड़ा किया आपने। मेरे लिए भाई साहब गुलाब जी भी आदरणीय हैं और सीपी साहब भी आदरणीय, और दोनों को इज़्ज़त देने में मैंने कोई कमी नहीं रखी। मगर जब टिकट के वक्त मैंने गुलाब जी भाई साहब से बात हुई, तो उन्होंने मुझे ये ज़रूर कहा कि आपके एमपी साहब ने ये 4-5 जने एक हो गए हैं, इनका एक संदेश करके एक मेल आगे केंद्र में भेज दिया है, तो आप सीपी साहब से आप लोग सब बात करो। और सीपी साहब को काफ़ी कार्यकर्ताओं ने भी फ़ोन किया, मैंने भी फ़ोन किया। मैंने कहा भाई साहब मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर आप गुलाब जी भाई साहब से एक बार बात कर लो। तो उन्होंने कहा भाई मैं क्यों करूँ, बात करनी होगी मैं कर लूँगा।
तो आपने जो एक मेल किया उससे दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने कहा भाई मैंने तो मेल नहीं किया, कोई प्रूफ कर दे। फिर एक पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके पास भी गुलाब जी की बात हुई, तो उन्होंने भी सीपी साहब को कहा कि भाई साहब आपने कोई मेल किया जिससे टिकट में दिक्कत आ रही है, तो ऐसी कोई बात चल रही है। तो मैंने सीपी साहब से खूब रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ दिए, पांव पड़ लिया। मैंने कहा भाई साहब इस वल्लभनगर विधानसभा को बचा लो। इस वक्त वल्लभनगर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए तैयार है, और आपको जिस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया है तो वल्लभनगर की जनता आपसे बहुत अपेक्षा करती है। और आप पिछले 7 साल से वल्लभनगर में आ रहे हो, आप सांसद हो, आपके पास ऐसी 8 विधानसभा है, मगर वल्लभनगर विधानसभा के कार्यकर्ता पिछले कई 15 साल से बहुत दुखी है। और इस वक्त प्रधान भी बनाए हैं, जिला परिषद सदस्य भी जिताए हैं, और वल्लभनगर पे सबकी नज़रें हैं कि ये सीट जो हॉट सीट है वो एक आदर्श सीट के रूप में बदलने जा रही है। तो भाई साहब आपसे मैं विनती कर रहा हूँ कि सीट को बचा लो, और मुझसे भी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करो। तो मुझे कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया होगा। इस तरह से फिर मैंने गुलाब जी भाई साहब को भी कहा कि भाई साहब मैंने कहा है, तो गुलाब जी भाई साहब ने कहा कि उनको को मुझसे बात कर ले, और इनको कहा तो ये कि उनसे बात कर लो। तो मैंने सीपी साहब से निवेदन किया कि आप दोनों बड़े नेता हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों के अंदर कोई एक ऐसा विवाद पैदा हो और टिकट मुझे मिले या ना मिले। तो मैंने सांसद साहब को कहा कि एक बार आप गुलाब जी भाई साहब से बात तो कर लो, ये सच्चाई है, भले आप चाहो तो सीपी साहब को पूछना। मैंने कहा भाई मेरी वजह से आप दोनों के लिए भी उलझन ना बन जाए, एक बार आप बात कर लो। अब उन्होंने बात करी या ना करी, अब वो जाने। तो क्या कहना चाहेंगे, सीपी साहब ने कटवाया टिकट या गुलाब जी भाई साहब ने कटवाया, या क्या रहा? इस वक्त तो मैं क्या कहूँ, मगर सीपी साहब का आशीर्वाद मेरे प्रति नहीं था। पिछले 2-3 महीनों से उनका अलग ही विचार चल रहे थे, और मैंने उनके लिए दिन रात एक कही। 2013 में जब मेरी उनसे पहचान नहीं थी, फिर भी 13-14 हज़ार से लीड मिली। जब मुझे टिकट दिलवाया उस टाइम उनका सहयोग रहा होगा, गुलाब जी भाई साहब का उनका रहा, मगर 13 के बाद जो चुनाव के बाद जो इनको टिकट मिला, तो मैंने दिन रात एक करके 80,000 तक वल्लभनगर के कार्यकर्ताओं ने लीड दिलवाई है। 1,20,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। तो वल्लभनगर के कार्यकर्ताओं को बहुत उम्मीद थी, और उनको एक लगा था कि यहाँ अब कोई न कोई कार्यकर्ता एक टिका है, क्योंकि जो भी चुनाव लड़ा गया, सबसे पहले महाराज साहब की हत्या करी राजनीतिक, उसके बाद गणपत जी भाई साहब को लाए, उनकी भी राजनीतिक हत्या ही हुई है। उसके बाद मुझे लाया गया, तो मेरी भी इन्होंने एक तरह से षड्यंत्रपूर्वक राजनीतिक हत्या की है। और अब जिनको लाए हैं, तो आप क्या समझते हैं, इनको जिताने के लिए लाए हैं? इनकी भी, मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, इनकी भी एक राजनीतिक हत्या है। ये खुद भी नहीं चाहते कि ये जीते, सिर्फ दिखावे के लिए। और ये वल्लभनगर में पैसों के दम पर अभी तक कोई नहीं जीता है। वल्लभनगर में चुनाव जीतने के लिए वल्लभनगर की जनता का दिल जीतना पड़ेगा, और एक पैरासूट की तरह उतार देना, इसका जवाब भी वल्लभनगर की जनता इस बार देगी। सीपी साहब को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी कद्दावर नेता चाहते थे कि उदयलाल डांगी को टिकट मिले। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा और मुंबई में जो आपके वल्लभनगर के जो रहते हैं प्रवासी प्रकोष्ठ के जैन साहब, उनकी एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी जो उदयपुर न्यूज़ ने चलाई भी थी, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि उनकी भी पीड़ा है जो टिकट आपको नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये वल्लभनगर उपचुनाव ये आने वाले 2023 की रूपरेखा है। यहीं से एक शुरुआत होगी कि अगली सरकार किसकी बनेगी। तो नज़रें तो सबकी थी, मेरे सब नेता जानते थे कि ये वल्लभनगर में जिस तरह से मेहनत कर रहा है, कि सारे नेता यहाँ आते जाते रहते थे, तो उनको पता था। मैंने भी ऑडियो सुना है, उसमें काफ़ी लोग रो रहे हैं। और मैं तो 3 दिन तक, तो जिसका फ़ोन आता है वो फ़ोन करने से पहले रोने लग जाता है। तो जिस तरह से वल्लभनगर की जनता को रुला के इन्होंने किसी और को टिकट दिलाया, उसकी तो उनको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। वल्लभनगर की जनता उनको सज़ा देगी। रही बात कटारिया साहब की, तो मैंने कटारिया साहब का ऑडियो भी सुना है,
उसमें कटारिया साहब से जो बात कर रहे हैं तो उन्होंने भी उसमें कहा है कि इसमें आपके एमपी साहब का रोल रहा है, और ऐसा क्यों रहा भगवान जाने। ऐसा ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं या तो वो उनका दोस्त है या उनका पार्टनर बता रहे हैं। ये ऑडियो भी मेरे पास आया हुआ है। तो कहीं न कहीं इन दोनों की राजनीति में, क्योंकि बहुत पहले गुलाब जी कटारिया साहब ने उनको अपना उत्तराधिकारी बना दिया कि मेरे बाद मेवाड़ का नेता बनेगा, पर मैं मानता हूँ कि इन्होंने भी, सीपी साहब ने भी बहुत जल्दीबाजी कर ली। मेवाड़ का नेता बनना चाहिए, अच्छी बात है, पर हम सब जो जो टिकट में उड़े हैं वो जिसको नुकसान हुआ वो मेवाड़ के नेता बनने के पीछे ही हुआ है। तो बिखराव की शुरुआत तो यहाँ से हो ही गई है, और मैं धन्यवाद देता हूँ लोकतांत्रिक पार्टी वालों को कि उन्होंने इस वक्त जो मेरा साथ दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। 6 तारीख 1 बजे पता चल जाता, स्थिति साफ हो जाती है कि टिकट हिम्मत सिंह जाला को मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 7 तारीख को उदयलाल डांगी निर्दलीय फार्म भरते हैं, भाजपा से भी फार्म भरते हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ जो इतने सालों तक केसरिया रंग को आपने बांधे रखा, ये रगड़, मतलब क्षण में पीला रंग और आरएलपी आपने ज्वाइन कर ली। ये क्या मतलब, हवा तो यह भी है कि पहले से ही ये तय था कि अगर यहाँ से टिकट नहीं मिला तो आरएलपी से ले लेंगे, क्या कहेंगे? देखो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बाकी राजनीति में झूठ ही चलता है। ये सच है कि मुझे 7 तारीख को बेनीवाल साहब का फ़ोन आया कि भाई मैं हनुमान बेनीवाल बोल रहा हूँ। मैं कि बोलिए भाई साहब कि मैं मिलना है। तो मैंने कहा भाई मैं मीटिंग में हूँ, कि उस टाइम पे मुझे भी बहुत वो था कि भाई मेरे को कोई फ़ोन कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग करेंगे। मैं उनको जानता भी नहीं था, ना मेरे पास नंबर थे। तो मैंने उनको कहा भाई साहब मैं अभी मीटिंग में हूँ। फिर मैं भूल गया कि मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे टिकट मिल रहा है, तो मैं दूसरी पार्टी के बारे में सोच ही नहीं सकता। मगर 7 तारीख को जो मैंने फॉर्म भरा और 8 तारीख तक मैंने उनका इंतज़ार किया कि कहीं न कहीं से पार्टी से मुझे कोई फ़ोन करे। 7 तारीख से फ़ोन भरने के बाद 8 तारीख तक जो एक हिम्मत सिंह जी का फॉर्म भरा जा रहा था, प्रदेश से उपाध्यक्ष जी आ रहे थे, केंद्र के मंत्री आ रहे थे, तो मैंने सोचा कोई न कोई तो मुझे फ़ोन करेगा। तो मेरी बात रात को 8 तारीख सुबह बेनीवाल साहब से हो गई थी, मगर मैंने उनको सीधा कहा कि मैं जब तक गुलाब जी भाई साहब मंच पे रहेंगे और वहाँ से क्लियर नहीं हो जाता कि चुनाव कौन, मतलब सिंबल किसको मिल रहा है, तब तक मैं फॉर्म दाखिल नहीं करूँगा। तो उन्होंने भी कहा भाई ठीक है। जब मुझे पता चल गया, मैंने पता करवाया कि भाई सिंबल हिम्मत सिंह जी को दे दिया और आपका कोई चांस नहीं है, तो उसके बाद मैं हनुमान जी बेनीवाल साहब के साथ जाके फॉर्म दाखिल किया। पहले से मिलना करना सारी झूठी बातें, और उनके नंबर भी मैंने 9 तारीख को उनसे पूछ के लिखे, मेरे पास नंबर भी नहीं थे। ये सच्चाई है सर। 8 तारीख को आपने फार्म भर दिया, 13 तारीख को फार्म उठाने की डेट थी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आपसे संपर्क किया कि उठा लो, ये पद दे देंगे, या क्या रहा? गुलाब जी भाई साहब के मेरे पास मिस कॉल आए। मिस कॉल नहीं, उन्होंने मुझे काफ़ी फ़ोन किए, पर मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया, और 13 तारीख तक भी वो मुझे फ़ोन करते रहे, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके अलावा मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया है। कोई कह दे कि मैंने फ़ोन किया, एक दिन ज़रूर भंवर सिंह जी का फ़ोन आया था, किसी काम को लेके आया होगा। तो मैंने उनको भी कहा कि भाई साहब पिछले 6 महीने से जिन होटलों में आपने पर्यवेक्षक के रूप में बुला रखे थे, माननीय नाहर सिंह जी जोधा जी, हेमरा जी भाई साहब, तो मैंने कहा उन होटलों का हिसाब तो कर दो कम से कम। वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो ये ज़रूर इस संबंध में मेरी बात हुई। बाकी आप आ जाओ, को विड्रॉ कर लो, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं कह सकता। बात धरियावत की करें तो यहाँ भी एक जो टिकट काटा गया कन्हैयालाल मीणा का, और यहाँ भी आपका काटा गया। वहाँ पर राजेंद्र जी राठौड़ लगे, और सहानुभूति का जो टिकट मिल रहा था, क्योंकि वहाँ से जीतना उनको भी ज़रूरी था और यहाँ से भी जीतना ज़रूरी है। राजेंद्र जी राठौड़ लिखे, उन्हें प्रदेश मंत्री का पद मिल जाता है कन्हैयालाल मीणा को। तो अगर आप फ़ोन उठा लेते ना, आपको भी बड़ा पद मिल जाता तो क्या करते आप? देखो, ये पद देना करना कराना ये चुनाव में सब करते ही हैं, मगर इनकी नीयत साफ होनी चाहिए। पद दे के किसी को राज़ी कर दो, मगर नीयत में क्या है? जब तक इंसान की नीयत साफ नहीं होती, झूठी बात है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि मैंने जो अभी
12 तारीख को मीटिंग रखी। मैंने हम जिला अध्यक्ष जी को भी फ़ोन किया है, युवा मोर्चा के ललित सिंह जी को भी फ़ोन किया और मंडल के सभी अध्यक्षों को भी फ़ोन किया है कि भाई मैं 12 तारीख को मीटिंग है, आप पधारिए। तो ये बड़ा दिल तो रखने की उनमें हिम्मत होनी चाहिए। बाकी पद की कोई मुझे लालसा नहीं है, मुझे वल्लभ नगर की जनता के साथ काम करना है, नहीं कि मुझे आगे तक कोई सोच है। मुझे वल्लभ नगर के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हैं एससी मोर्चा के चुनीलाल जी गरासिया, उन्होंने तक रालोपा का जो फेसबुक पे कवर पेज लगा दिया और कई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, भले वल्लभ नगर के हों, प्रधान हों, जो आरएलपी में आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, जो दिल से मुझे जुड़े हुए थे और वल्लभ नगर की पीड़ा समझते हैं, वो लगाना चाह रहे ना लगाना चाह रहे हैं तो भी उनकी उस पर लगी गया डीपी पे। तो वल्लभ नगर में जो देखा इन्होंने, तो उनको लगा कि वल्लभ नगर में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार का टिकट काटा, उसके बाद जो जन सैलाब उठा, जनता की पीड़ा आई, तो उन्होंने, मुझे लगता है कि जानबूझ के नहीं, वल्लभ नगर का एक संदेश प्रदेश तक पहुंचाने के लिए ये लगाया कि जिस इंसान का जो टिकट काटा है उसका, वहाँ की जनता को देखो, उसकी भीड़ की और उसकी ताकत देखो, और उनके जो प्रत्येक कार्यकर्ता वहाँ रो रहे थे, उनकी पीड़ा का संदेश मुझे लगता है कि वहाँ पर मोदी जी तक पहुँचाया है। अगर बात करें सहानुभूति की और बात करें यहाँ के चुनाव की कि 9 लोग सामने हैं, आप अपनी टक्कर किससे मान रहे हैं? और वैसे देखा जाए तो 3 मतलब जो है बड़े राजघराने से हैं, उद्यमी हैं, तो टक्कर किससे मान रहे हैं? और सहानुभूति की जो लहर है वो किस तरफ देखी रहे हो आप, क्योंकि इतने सालों से आप राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में हैं भी और वल्लभ नगर के चुनावों को भी देखा है आपने? देखो, सहानुभूति तो जो काम करता है उसको मिलती है। जो फील्ड में काम कर रहा है, आप भी घूम रहे हो, तो जनता उसको सहानुभूति देगी। मैं किसी के लिए नहीं कह सकता कि सहानुभूति किसको मिलेगी। वल्लभ नगर में विकास के लिए, रोजगार के लिए और जनता के हर दुख सुख में खड़ा रहना, उनके साथ काम करना, उसी को जनता सहानुभूति देगी। टक्कर किससे मानते हैं आप? एक तरफ वल्लभ नगर की जनता चुनाव लड़ रही है और एक तरफ कदावर नेता रहे सकताव साहब, उसके बाद गजेंद्र सिंह जी, तो उनके गजेंद्र सिंह जी के डेथ होने के बाद घर से भाभी जी चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ माननीय राजघराने से हमारे रणजीत सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी राजघराने से हैं। तीसरी तरफ बहुत ही बड़े एक बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपने पैसों के दम पे चुनाव जीतने का वादा बड़े नेताओं को कहा है कि मैं पैसों के दम पे इस चुनाव को जीत के आऊँगा। तो मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बहुत ही मजबूत हैं, मगर इस बार मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ वो चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, वल्लभ नगर की जनता लड़ रही है। मुझे जो उम्मीदवार बनाया है वल्लभ नगर की जनता ने, कार्यकर्ताओं ने, मतदाताओं ने बनवाया। इस बार का चुनाव राजघराने से ले लो या राजनीतिक से परिवार से ले लो या पैसों के दम वालों से ले लो, उनका और एक किसानों के बीच का चुनाव है। तो मैं नहीं मानता कि किसान कभी ज़िंदगी में हारे हैं, तो मैं किसी के लिए अभी टक्कर की बात नहीं कर सकता कि किससे मेरी टक्कर है। मैं किसी से टक्कर नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ किसानों के हक के लिए लड़ना चाहता हूँ, ये है। अंतिम सवाल आपसे, वल्लभ नगर की जनता को क्या कहना चाहते हैं, मतदाता को क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपने मंच से भी बोला था विश्वासघात हुआ है, इस बार दिखाना है, परिवर्तन की लहर आएगी, क्या कहना चाहते हैं? अंतिम सवाल है, मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप? मैं सबसे पहले तो नमन करता हूँ उनको कि मेरे इस कठिन दुख की घड़ी में जो इन्होंने जो साथ दिया, मेरा हौसला बुलंद किया, तो मैं तहे दिल से ज़िंदगी में कभी उनका एहसान नहीं भूलूँगा। मुझ जैसे एक मामूली से किसान पुत्र को वल्लभ नगर की जनता ने जो 12 तारीख को, मतलब जिस दिन से टिकट कटा उससे लेकर 12 तारीख तक रोज़ घर पे आना जाना रहा, मुझे किसी ने फ़ोन से मैसेज दिया, और 12 तारीख के दिन सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कोई बैठा हुआ इंसान पानी पीने भी खड़ा नहीं हुआ। तो मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे साथ पिछले 25 साल से जो काम कर रहे हैं, जो कोई जनता सेना के नाम से हैं,
कोई कांग्रेस में गए हुए हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस बार ये परिवर्तन की जो मैं करने के लिए जो बीड़ा उठाया है आप सब ने मिलकर, उसमें जो विभिन्न पार्टियों में भी हैं और जो मेरे से दोस्ती भी रही, कुछ मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, किसी भी पार्टी में हैं, मगर मैं अपील करता हूं इस वल्लभ नगर की जनता से और मेरे दोस्तों से कि इस बार इस परिवर्तन की लहर में मेरा साथ दें। मैं हमेशा आपका हूं, रहूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। वल्लभ नगर में जनता का दिल जीता जाता है, पैसों से चुनाव नहीं होते और पैसों से जनता का दिल नहीं जीता जा सकता। और यहाँ पर देखा हुआ है कि बागी ही हमेशा बढ़त बनाए हुए रहे हैं। बागी की प्रति जो सहानुभूति थी वह जनता की रहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 30 अक्टूबर को मतदान के दिन क्या रहता है, जनता का झुकाव किस तरफ रहता है। 9 उम्मीदवार आपके सामने हैं। हम कोशिश करेंगे कि सभी उम्मीदवारों से आपसे रूबरू करवाएं और आप तक उनकी बात पहुंचाएं, ताकि आपको सोचने समझने का समय भी मिले। यह आत्ममंथन का समय है। वल्लभ नगर की जनता, क्योंकि यहाँ की राजनीति है बड़ी कुटिल सी होती है, यहाँ पहले से तय नहीं होता कि कौन जीतेगा। शह और मात का खेल यहाँ पर हमेशा चलता रहता है। आपके सामने 9 उम्मीदवार हैं, 9 ही उम्मीदवारों से मिलाने का आपसे प्रयास करेंगे। लेकिन एक अपील उदयपुर न्यूज़ की आपसे है कि 30 अक्टूबर को मतदान करने जरूर जाएं, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि आपके दिलों पर राज कौन करेगा और 2023 में क्या और खेल वल्लभ नगर खेलेगा। नमस्कार। दिल से निकलेगी बात तो दूर तलक जाएगी, किसी को हंसाएगी, किसी को रुलाएगी। जिंदगी कुछ नहीं किस्सों की रवानी है, यकीन मानो दोस्तों मेरी और आपकी कहानी है। बात या फिर कोई करामात, सियासत या फिर अदावत, दिल से निकलेगी, लबों से फिसलेगी, आप तक पहुंचेगी। मन की बात मनु राव के साथ।